चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि अभी इंटरमीडिएट का अभी सेंटअप एग्जाम चल रहा है। तो अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आज जो एग्जाम था तो क्या बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स का था, तो अभी जो हम क्लास करने वाले फिजिक्स का आंसर की करेंगे। ठीक है बुआ, आंसर की करने का प्रयास करेंगे। अगर जिस बच्चे का एग्जाम हो गया तो ठीक है, ऐसे 19 तारीख को था तो हो ही गया होगा, लेकिन किसी बच्चे का नहीं हुआ है बाय द केस, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट एग्जाम में छाप सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, और जिसका हो चुका है वो आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम से 10 से 15% क्वेश्चन इसमें से आपको मेन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए। और सेंटअप एग्जाम का मतलब होता है कि बोर्ड एग्जाम की तरह पैटर्न पे क्वेश्चन लेना और मतलब टेस्ट लेना एक प्रकार से। और इसमें आपको क्वेश्चन कहां से देगा आपको भी खुद नहीं पता होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल का संबंध है, तो ये बेसिकली कूलम बल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या हो सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन तक बढ़ जाती है और एक ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग शेयर कर लीजिएगा। और यह पीडीएफ के साथ अगर आंसर डाउनलोड करना है, आंसर विथ पीडीएफ, जिस बच्चा का एग्जाम हुआ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि यह याद करना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो एक यहाँ पे एक कूलम पर कितने आवेश, कितने कूलम आवेश होते हैं, तो ये होते हैं 6.25 × 1018। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो यह पीडीएफ को आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ, और जिस बच्चा का एग्जाम हुआ वो भी नहीं हुआ वो भी, तो आप गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा। गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा, सबसे पहला वेबसाइट आएगा, ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको सबसे मोबाइल में ही करना है, एग्जाम हॉल में बैठ जाइए, आंसर की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। आंसर की के अलावा यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको फिजिक्स का आंसर की पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आंसर की, बायोलॉजी मैथ का भी यहाँ पे आएगा, थोड़ा देर में सबका आ जाएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो आवेशों वायु में एक दूसरे के डी दूरी पर रखा गया है, उस पर लगने वाला बल एफ है। यदि वह दो परावैद्युत वाले द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, सिंपल। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपको ए राइट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि दो समान आवेश क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, मिलाने वाली रेखा केंद्र पर क्या है, क्यू आवेश रखा गया है। तीनों आवेश को निकाय की समतुलन समतुलन में क्या होगी यदि Q का मान होगा, तो Q का मान -Q/4 होगा। मैं अभी आंसर की करा रहा हूं इसलिए डीपली नहीं समझा रहा हूं, ठीक है बुआ, याद रहे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऋण आवेशित विद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है, तो आप याद रखना ऋण आवेशित विद्युत आवेश के चारों ओर जो बल होती है कैसी होती है, तो त्रिज्यीय और बाहर की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंद पर समान आवेश है, उसके मिलाकर एक बड़े बूंद बनाए गए हैं। तो प्रत्येक बूंद की तुल्य प्रत्येक बूंद की बड़ी बूंद की तुलना, अब छोटी बूंद है ना। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चे, फिर से समझिए क्वेश्चन को। समान त्रिज्या के पारे के 8 बूंद के एक समान आवेश है, यानी कि 8 बूंदे सब पर एक समान आवेश है, इसे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाई गई है। प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, तो छोटे बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की जो हो गया 2 गुनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर मैं इसको पकड़ कर नाक को चिपटा कर देता हूं तो मेरा कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। देखो, यह जो कोनवा है ऊपर से हम नीचे कर दिए, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा आपका। और ये ऑलरेडी यहाँ पर एक है ऐसे, यानी कि इसको ही बीच में से ऊपर खींच देंगे तो टेढ़ा नहीं हो जाएगा। ये आपका ए था, ये आपका बी था, यानी कि यह आपका जो हो गया समांतर क्रम में हो गया। क्या हो गया बुआ, सॉरी, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो भी होता है उसको क्या करते हैं आप, श्रेणी क्रम में जो भी रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, हाँ, श्रेणी क्रम में जो भी होता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, बटा में करके जोड़ते हैं, क्योंकि आपको धारिता है। तो 1/2 + 1/2 इसको जोड़ेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसको दोनों को सॉल्व करने के पश्चात हमको 1 प्राप्त हो गया। तो ऐसा फिगर बन जाएगा, यह 1 ऑलरेडी है, ऐसा फिगर। जैसे यह दोनों है, दोनों मिलाकर 1 आ गया, यानी कि 1 या 1 ऑलरेडी यहाँ पे ये है। तो दोनों ये समांतर क्रम में दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 2 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय की आवृत्ति होती है, तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण है, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एम द्विध्रुव आघूर्ण वाले चुंबक को बी चुंबकीय, यानी कि बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, में उसे थीटा कोण पर घुमाते हैं तो क्या होगा? अगर थीटा कोण पर घुमाते हैं तो उसको होगा एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्वनि तरंगे नहीं होते विद्युत चुंबकीय तरंग में, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि तरंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, चुंबकशीलता म्यू है, तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के बीच क्या संबंध है? 12 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आप एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी ऑप्शन आपको सी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। ऐसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे आसान था। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, दो डायोप्टर और माइनस 3.5 डायोप्टर के दो उत्तल लेंस है, संपर्क में रखा गया। देखो सिंपल है कि दो लेंस का अगर डायोप्टर दिया हो, उसकी क्षमता दिया हो, तो डायरेक्ट उसकी समतुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए जोड़ दी जाती है। तो 2 प्लस माइनस 3.5 जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा माइनस 1.5, यानी कि ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सामान्य संयोजन के खगोलीय दूरदर्शी का लंबाई होता है, तो सिंपल है आप एफ ओ प्लस एफ ई होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सब आसान क्वेश्चन है। विभिन्न तलों के कॉर्निया की त्रिज्या में जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे स्टिग्मेटिज्म कहते हैं, यानी कि अभिन्दुकता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग शेयर कर सकते हैं, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरे हमारे 91 पर कांटेक्ट करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जितना जिसका ज्यादा तरंग दैर्घ्य है अपवर्तनांक उसका ही उतना कम होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इन धनुष के निर्माण किस कारण से होता है? तो ये वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, प्रकाश तरंग के सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं? आप क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो प्रकाश तरंग सिद्धांत से बेसिकली यहाँ पे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नहीं होता, क्योंकि ये आइंस्टीन द्वारा होता है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से थोड़ी होगा, तरंग सिद्धांत से थोड़ी होगा, क्योंकि हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत परावर्तन अपवर्तन ध्रुवण होता है, लेकिन यहाँ पे आइंस्टीन जो है उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि व्यक्तिकरण के दो प्रकार तरंगों की इकाई तरंगार की जो तीव्रताएं हैं वो दे रखा है आपको यहाँ पे 9:4 के अनुपात है, तो इसमें अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? अगर सिंपल दो व्यक्तिकरण की अगर प्रकाश के तरंगार्ग का तीव्रता दे रखा है, तो यहाँ पे उसकी अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो आराम से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है 9:4, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिला लीजिए, और ये 70 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम जिस तरह से आज हुआ है, इस तरह से आपको ऐसा ही सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। निम्नलिखित में से सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, तो सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश की बात करते हैं तो लेसर है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है? यह क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन कहता है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसकी आवर्धन क्षमता में क्या प्रभाव पड़ेगा? 22 नंबर क्वेश्चन है, बी राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता घटेगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी हम बायोलॉजी और मैथ्स का भी लाएंगे, केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पर हम क्वेश्चन आंसर डाल देंगे और उसको आपको बता भी देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस को परस्पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 हो जाएगी। देखो आप फास्ट के चक्कर में गलती भी पढ़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, ये तो 24 का सबसे आसान क्वेश्चन है। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो खूब पूछता है क्वेश्चन वहां। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब उससे अधिकतम विचलन किस अवयव होता है? ये क्वेश्चन कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, वैगनी। याद रखना, गुजरता है तो सबसे अधिक जो विचलित की बात होता है वैगनी विचलन होता है। अगले क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म का रंग के कारण व्यक्तिकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 0.01 गुण 10 की घात -2 मीटर से विलगत दो कलाबंद स्रोतों से 0.6 गुने 10⁻² चौड़ाई फ्रिंजों की स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर आप रखे पर्दे पर प्राप्त होती है, तो व्यवहार
किए गए प्रकाश का तरंग दर क्या होगा? तो व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंग दर की बात करते हैं। एक मिनट रुक जरा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे बात की व्यवहार किया जाता है तो प्रकाश का तरंग दर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 6 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कहिएगा मत कहिएगा सर बना के बताइए, क्योंकि अभी जो है फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि आंसर की करा रहे हैं। बूस्टर का नियम सबसे अच्छा यूज कर 10 IP ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिज्म के वन विक्षेपण की क्षमता को निर्भर करती है, किसी प्रिज्म का वन विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म की पदार्थ की प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में है, तो वी वोल्ट से यहाँ पे वी वोल्ट्स के विभवांतर से होकर गुजरता है, तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगा? अंतिम महत्तम ऊर्जा की बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, तो ईवी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या है? ml² T इनवर्स होता है, ये राइट हो जाएगा। ये सब इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग से। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा निर्भर करती है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की जो ऊर्जा होती है किस पे? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैथोड किरण क्या है भाई? एक प्रकार की, तो कैथोड किरण जो होता है मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार का ऋणावेशित कण है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? फोटोन का आवेश रहित होता है, जिसमें फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ता है? तो कौन नहीं पड़ता है? बहुत याद रखना, लाइमन श्रेणी नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होता है, तो याद रखना जेड स्क्वायर का होता है, 38 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ये सब बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये सब याद रखिएगा। एक तल की यहाँ पे देखो परमाणु की, यहाँ पे परमाणु संख्या दे रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखा है, तो सिंपल है कि परमाणु का न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या घटा देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मूल कण नहीं है, कौन मूल कण नहीं है? तो अल्फा कण आपका मूल कण नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो किसको विभाजित नहीं कर सकते? 41 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना फोटोन को विभाजित नहीं कर सकते, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अल्फा कण क्या है? तो ये हीलियम का नाभिक होता है भाई। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ये सब इतने आसान फिजिक्स पूछा है ना, अब फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया होगा ना, तो उसका 100%, 110% आप 110% कर सकते हो। पूरा एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखो एन, यानी कि जो यहाँ पे एन जो है नाभिक की ओर है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे? सिंपल, ऊपर में जो होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे में परमाणु संख्या। ठीक है बुआ, ये तो क्लियर है। साथ में बात करें 43 नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या तो ये क्लियर है भाई 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या तो सब में 7 है, इससे पकड़ा नहीं रहा है। अब बताइए क्या होगा? तो याद रखना 7 प्रोटॉन की संख्या, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा क्या है? नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अस्थाई कौन है भाई? तो यहाँ लोहा है सबसे अस्थाई, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, लोहा सबसे अस्थाई है। जब किसी चालक को धारा बहती है, तो उसे गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का परिणाम क्या होगा? आपको 46 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध का और प्रतिरोध का गुणांक 0.0012 ओम पर डिग्री है, 300 केल्विन इसका प्रतिरोध 1 ओम है 300 डिग्री पर, तो इसमें से किस ताप पर प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा? तो किस ताप पर प्रतिरोध जो है 2 ओम हो जाएगा? तो याद रखना 1100 केल्विन पे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो याद रखना तापक्रम पे करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तापक्रम पे करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? सिंपल देखिए, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तो अर्धचालक जो होता है जिसमें ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटता है, तो याद रखना अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन जर्मेनियम, यानी कि ऑप्शन सी। 60 वोल्ट विभवांतर तक एक परिनालिका को 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो कुंडली का प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों 4 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो सबसे पहले बात यहां पर दिया गया 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो भैया यहाँ पर जो क्वेश्चन बताई गई कि कभी भी अगर आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो
समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि प्रतिरोध जितना हम जोड़ेंगे उससे कम प्राप्त होगा, यानी कि जितना हम जोड़ रहे 0.005 ओम तो इससे कम प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन करता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना दोगुना हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ का शक्ति बी स्क्वायर बाई आर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, ये 54 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। एम एल जीरो टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स, इस आई इनवर्स यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई इनवर्स पहले कर दिया आपको गुमराह करने के लिए। अगले क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र पर क्षेत्र रेखा में अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल क्या होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, शून्य होगा। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास का अनुभूत बल टाउ क्या होगा। टाउ बराबर क्या होता है, अनुभूत जो बल होगा टाउ बराबर क्या होता है, तो होता है एम क्रॉस बी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक जी प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर को एक संट एस के समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध होने वाला हानि क्या होगा। तो प्रतिरोध में होने वाला जो हानि है ये क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जी माइनस एस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भाई आप लोग आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो मापन सीमा क्या होगी, जब भी संट करेंगे तो उसकी मापन सीमा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है तब उसकी प्रेषण यहाँ पे क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो याद रखना यहाँ पे वो हो जाता है वर्मावत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वर्मावत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेंज के नियम क्या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे शिखर मान और आपको वर्ग मजबूत मान में क्या होता है, 1/√2, आप 1/√2 का अनुपात होता है, क्योंकि सिंपल है, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट बटे रूट टू होता है। यानी कि हम यहाँ पे आई आर एम एस की बात करें तो क्या होगा, आई नॉट के बराबर, लेकिन इसमें गुना किससे होगा, 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। घरेलू विद्युत आपूर्ति में 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति कितना होना चाहिए, धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 के फेरा लगता है तो क्या होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा, N2 बड़ा होगा N1 की तुलना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R प्रेरकत्व L तो tan फाई बराबर होगा, तो tan फाई बराबर क्या होता है, तो याद रखना ओमेगा L अपॉन R, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पी टाइप जो एन टाइप अर्धचालक होता है उसमें मुख्य धारा वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब इतना आसान क्वेश्चन है। और गेट का बूलियन व्यंजक a प्लस बी इक्वल टू वाई या सी कहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 500 हर्ट्ज की श्रव्य आवृत्ति के आयाम मुंडलन तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगा, ये 70 नंबर क्वेश्चन है, तो 50,000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात रहा सब्जेक्टिव इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले गॉस का प्रमेय, आप लोग कंफ्यूज, एक विशिष्ट खोखले चालक के लिए किसी बिंदु पर आप तीव्रता गॉस के नियम को लिखे, गॉस का नियम सिर्फ लिख देना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी विभव और तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करना था। आप ये क्या है, किसी अपशिष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध, साइक्लोस्टोन आवृत्ति का व्यंजक, यहाँ पे एमीटर का संट, फेराडे के प्रथम नियम, बहुत आसान है। साथ में विद्युत धारा और सॉरी देखो, यह जो क्वेश्चन है दिश धारा प्रत्यावर्तक धारा में अंतर 10th में खूब पूछता है, लेकिन आपसे पूछ दिया, लेकिन हम पढ़ाते हैं। क्वेश्चन चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, उसका सिद्ध करना है, कुछ एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप मरीचिका क्या है, मरीचिका क्या होता है, उसका यहाँ पे परावर्तक दूरदर्शक क्या है, उसका आसान क्वेश्चन है। इंद्रधनुष कैसा बनता है, तरंगार क्या है, संपोषी व्यक्ति में सब क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, ऊर्जा क्वांटम क्या है, नाभिकीय विस्तार और नाभिकीय घनत्व क्या है, द्विधारी संख्या, इसको चेंज करना आना चाहिए। देखो बिल्कुल यहाँ पे चेंज किया हुआ, सही किया है। यहाँ पे क्या एंड गेट का विस्तार, यहाँ पे क्या है सत्य कीजिए, तो इसका बुलियर व्यंजक सत्यता सारणी लिख दीजिए, हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन तो इतना आसान, सबसे पहला क्वेश्चन भी आसान है, दूसरा का क्वेश्चन भी आसान है। किरचॉफ के नियम, हेस्टोन ब्रिज पूछ दिया 5 नंबर, ठीक है।
समांतर पट्टिका संधारित्र की गणना कीजिए 5 नंबर, आराम से ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अर्थ चक्र में शिखर और औसत मान के लिए भी पढ़ा चुके हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। सब पढ़ाई क्या है, सबका नोट्स दे चुके हैं। जो बचा लिया है वो तो बल्ले बल्ले है आज। अगला यहाँ पे देखो, हाइगेंस का दो नियम होता है, एक परावर्तन एक अपवर्तन। अपवर्तन पूछा, दोनों में दिए, परावर्तन भी दिया अपवर्तन भी दिए। रेडियो एक्टिविटी के लिए आपको क्या है, पदार्थ से क्या समझते हैं, रेडियो एक्टिविटी आपके लिए आप एक गुण को लिखे, ये भी पढ़ा चुके हैं। 26 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 6 के छू आ गया है। एक क्वेश्चन सिर्फ हाई वाला क्वेश्चन समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए बात करते हैं। ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं देते हैं इंपॉर्टेंट में, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हाई आधा, इसमें आधा भी आ गया, मान लो 2 नंबर यहाँ से भी आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली क्लास दे रहा हूँ आप लोग का। अभी मैं टेस्ट सीरीज मतलब ये करवाया है, इसके बाद डाउनलोड करना है, इसका आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप बेझिझक आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, तो केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च कीजिए, पहला वेबसाइट आगे ओपन कीजिए। ओपन करने के पश्चात यहाँ से हर एक चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर की देखना है तो यहाँ से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ, ठीक है बुआ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।